हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा सदिश विश्लेषण चैप्टर की जो प्रश्नावली 10.2 उसके आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, जो बुक में आपको क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तीन सदिश आपको दे रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तीनों का परिमाण आपको अलग अलग निकालना है। मैं आपको देखिए एक सदिश कोई सा निकाल के दिखाता हूं। मैंने इस समय जो लिखा है वेक्टर बी लिखा है। वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 7j माइनस 3k। हमें निकालना है देखिए इसका परिमाण। परिमाण को देखिए मैंने आपको बताया भी था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसे हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब है कि वेक्टर बी का परिमाण यानी वेक्टर बी की लंबाई, क्योंकि परिमाण का मतलब ही क्या होता है, किसी सदिश की लंबाई, वो होता है उसका परिमाण। और इसके लिए मैंने आपको इसका सूत्र भी बताया था, वो शायद सिद्ध भी करवाया था बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। किसी सदिश का जो परिमाण होता है उसके घटक जितने भी हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश घटक वो 2 इकाई, वाई अक्ष के अनुदिश घटक माइनस के 7 इकाई। माइनस का 7 का मतलब ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, और z अक्ष के अनुदिश जो घटक है माइनस के 3 इकाई, इसका मतलब z अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, x अक्ष की धनात्मक दिशा में है। ऐसा सदिश, इसका हमें परिमाण निकालना है। तो इनके घटकों के वर्गों का योगफल 2 का वर्ग माइनस के 7 का वर्ग माइनस के 3 का वर्ग। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 2 का वर्ग यानी कि 4 माइनस के 7 का वर्ग 49 और माइनस के 3 का वर्ग 9, यानी अंडर रूट के अंदर 49 और 4 53 और 9 62, वर्गमूल 62 इकाई। क्योंकि ये देखिए परिमाण है, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसके गुणनखंड भी पॉसिबल नहीं है, नहीं तो मैं गुणनखंड करके भी लिख सकता था। अब ये क्योंकि पॉसिबल नहीं है, हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो इस सदिश का परिमाण वर्गमूल 62 इकाई। ये बाकी की जो इसके दो सदिश यानी वेक्टर ए आपको दिया है, वेक्टर सी आपको दिया है, आप खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करनी है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान परिमाण के, यानी ऐसे दो सदिश हमें लिखने हैं जिनका परिमाण केवल समान हो, भले ही दिशा चाहे अलग अलग हो, केवल परिमाण उनका समान होना चाहिए। ऐसे दो सदिश, मान लीजिए मैंने पहला सदिश, चलिए मैंने वेक्टर ए मान लेता हूं और दूसरे सदिश को मैंने वेक्टर बी मान लिया। ये दो सदिश मुझे ऐसे लिखने हैं जिनका परिमाण समान हो लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न हो। चलिए मैं पहला सदिश लिखता हूं i प्लस जे प्लस की। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपके दिमाग में आएगा आप लिख सकते हैं, कोई भी एक सदिश आप लिख दीजिए। इसका परिमाण अगर मैं निकालता हूं, मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं वर्गमूल के अंदर, जैसे मैंने इधर आपको बताया 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, वर्गमूल 3 इकाई। यह इसका परिमाण देखिए। अब मैं दूसरा सदिश लिखता हूं, लेकिन मुझे दूसरा सदिश भी ऐसा लिखना पड़ेगा जिसका परिमाण वर्गमूल 3 इकाई ही होना चाहिए, भले ही दिशा भिन्न भिन्न हो, यानी दिशा इससे अलग हो। अब देखिए दूसरा सदिश मैं लिखता हूं i माइनस के जे प्लस का के। अगर मैं इसका परिमाण निकालता हूं, वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, वर्गमूल 3 इकाई ही आएगा। यानी देखिए दोनों के परिमाण समान हैं। ये कंडीशन तो हमारी प्रूफ हो गई, लेकिन ये दो विभिन्न सदिश ही हैं, यानी इनकी दिशाएं भिन्न हैं। ये कैसे क्लियर हो, इनकी दिशाएं देखिए भिन्न हैं। एक्स अक्ष का घटक धनात्मक दिशा में, वाई अक्ष का घटक धनात्मक दिशा में, जेड अक्ष का घटक धनात्मक दिशा में, तीनों एक एक इकाई के हैं। एक्स अक्ष का घटक 1 इकाई धनात्मक दिशा में, आप कहेंगे वो तो सही बैठ रहा है, बिल्कुल सेम है। वाई अक्ष का घटक माइनस का 1, यानी वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, और यहां वाई अक्ष की कौन सी दिशा है, धनात्मक।
एक घटक की भी दिशा अगर देखिए डिफरेंट हो गई तो इसका मतलब वो पूरा सदिश ही उससे भिन्न दिशा में होगा। यानी ये जो सदिश है ये इसकी दिशा में नहीं है, ये इससे भिन्न दिशा में है। भले ही चाहे एक्स अक्ष के घटक और जेड अक्ष के घटक समान दिशाओं में हो, लेकिन वाई अक्ष का घटक देखिए वो अलग दिशा में हो गया। इसका मतलब ये दोनों सदिश समान परिमाण के हैं, लेकिन ये समान सदिश नहीं है, क्योंकि समान सदिश तब होते जब इनकी दिशाएं भी समान होती। हमें ऐसे दो सदिश लिखने थे जिनके केवल परिमाण समान हो लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न हो, वो देखिए ऐसा सदिश हो गए। हो सकता है मैं यहां प्लस लगा देता, यहां माइनस कर देता तो भी वो भिन्न होते, या यहां माइनस लगा देता बाकी दोनों प्लस कर देता, भिन्न होते। समान दिशा तो वही होगी जो बिल्कुल मैं यही चीज कॉपी कर दूं, वो दिशा समान हो जाएगी। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया, हमें ऐसे दो सदिश लिखने हैं जो समान दिशा वाले हों, भले ही उनका परिमाण चाहे भिन्न हो। ऊपर क्या था, समान परिमाण वाले भले ही दिशा भिन्न हो, ये है समान दिशा वाले भले ही परिमाण भिन्न हो। चलिए मैं यहां दो सदिश लिखता हूं, वेक्टर सी और वेक्टर डी। मान लेता हूं, मैं कुछ भी मान सकते हैं आप। मान लीजिए मैंने पहला सदिश i प्लस 2j प्लस k ये मैंने लिखा। अब मुझे दूसरा सदिश ऐसा लिखना है जिसकी दिशा यही हो, जिसकी दिशा बिल्कुल यही हो, परिमाण चाहे अलग हो जाए। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि समान दिशा वाले आपको दो भिन्न सदिश लिखने हैं, यानी परिमाण चाहे कुछ भी हो, आप इसकी किसी संख्या से गुणा कर दें, किसी भी संख्या से, 2 से गुणा कर सकते हैं, 3 से गुणा कर सकते हैं। चलिए मैं 2 से गुणा करके लिख देता हूं, यानी कि 2i प्लस 4j प्लस 2k। इनकी दिशा देखिए समान है। क्यों समान है, मैं ये चीज आगे लिखता हूं, मैं इसमें 2 कॉमन लेता हूं, क्या आ गया i प्लस 2j प्लस k। ये देखिए इस बात से क्लियर हो जाती है, i प्लस 2j प्लस k, i प्लस 2j प्लस k। इसका मतलब भी यही है, इनकी दिशाएं समान हैं। हाँ परिमाण भिन्न भिन्न है, क्योंकि जो इसका परिमाण होगा, इस सदिश का परिमाण उससे दुगना होगा, क्योंकि बाहर क्या लिखा है 2, यानी वेक्टर डी जो है वो 2c के इक्वल है, तो इसका जो परिमाण है वो इसका दुगना है। परिमाण अलग है लेकिन दिशाएं इनकी समान है, क्योंकि देखिए x अक्ष के अनुदिश घटक, y अक्ष के अनुदिश घटक और z अक्ष के अनुदिश घटक ये बिल्कुल एक ही चिन्ह के हैं और एक ही परिमाण के हैं। इसलिए देखिए ये चीज बिल्कुल ठीक है, ये दिशा को ही प्रदर्शित कर रही है, इनकी दिशाएं समान हैं, लेकिन परिमाण अलग इसलिए हो गया क्योंकि यहां बाहर कौन सी संख्या आ गई 2, ये परिमाण इसका 2 गुना है। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, तीसरा भी बता दिया, पहले में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन आपको दिया, x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i प्लस 3j और xi प्लस yj ये समान हो। देखिए दो सदिश केवल तभी समान होते हैं जब उनके घटक भी समान हो, यानी x अक्ष के अनुदिश घटक बिल्कुल इक्वल हो, y अक्ष के अनुदिश घटक बिल्कुल इक्वल हो। ये द्विविमीय ज्यामिति का है, और अगर ये त्रिविमीय ज्यामिति का होता तो z अक्ष के अनुदिश वाले घटक भी समान होने चाहिए थे। अब इनके अगर मैं तुलना करता हूं, अगर ये दोनों समान सदिश हैं तो x की वैल्यू तो हो गई 2, क्योंकि इनका घटक समान होना चाहिए। x इक्वल टू कितना आ गया 2, और जो y अक्ष के अनुदिश घटक है वो समान होने चाहिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। कभी भी आपको ये बात दी हुई हो देखिए क्वेश्चन में कि दो सदिश समान हैं, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब उनके घटक भी अलग अलग समान हो। x अक्ष के अनुदिश घटक, y अक्ष के अनुदिश घटक और z अक्ष के अनुदिश अगर हैं त्रिविमीय ज्यामिति के, तो वो सभी अलग अलग इक्वल हों। ये देखिए मैंने आपको चौथा क्वेश्चन भी बता दिया। अब देखिए मैं आपको जो बताऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें देखिए ये बात लिखी है क्वेश्चन में कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु उसके निर्देशांक आपको दिए हैं और अंतिम बिंदु उसके भी निर्देशांक देखिए आपको दिए हैं। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है
वो ए बी सदिश को निरूपित करता है। मैंने आपको देखिए ग्राफ चित्र भी बना रखा है, ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश यानी कि वेक्टर ए बी। इस सदिश के अदिश और सदिश घटक दोनों हमें निकालने हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही बनता है, हम वेक्टर ए बी कैसे निकालें। ये बात देखिए, जो भी कभी आपको बिंदु के निर्देशांक दिए हैं ये हमेशा स्थिति सदिश होते हैं, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बात बताई थी। ये प्रारंभिक बिंदु देखिए कौन सा है, ए। अगर इसके कभी भी निर्देशांक दिए हैं तो इसका मतलब है कि वेक्टर ओ ए वो इसका स्थिति सदिश है, क्योंकि स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष होता है, यानी वेक्टर ओ ए। और ये देखिए अगर ये बी बिंदु है तो इसका मतलब है वेक्टर ओ बी। इसका मान वो मैं अभी लिखता हूं, देखिए वेक्टर ओ ए इसका स्थिति सदिश होगा बिंदु ए का, और वेक्टर ओ बी बी बिंदु का स्थिति सदिश। कैसे लिखेंगे ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। जो भी आपको निर्देशांक लिखे हैं ये एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश घटकों को प्रदर्शित करते हैं। यानी एक्स अक्ष के जो अनुदिश घटक है वो कितना है, 2 इकाई, वो हो गया 2i, क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है, i, और परिमाण कितना है 2, तो ये एक्स अक्ष का अनुदिश घटक हो गया। प्लस वाई अक्ष का अनुदिश कितना है, 1 इकाई, तो 1j, उसे हम केवल j भी लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए वेक्टर OB माइनस की 5i प्लस 7j। अभी सिर्फ हमने देखी स्थिति सदिश वही चीज केवल लिखी है, हमें देखिए निकालना है वेक्टर AB। देखिए मैंने आपको एक त्रिभुज नियम बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। अगर हम देखिए वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB, इन दोनों सदिशों को जोड़ें तो सदिशों को जोड़ने का नियम देखिए मैंने आपको बता रखा है, पहले सदिश का अंतिम बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु ये समान होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम दोनों सदिशों को जोड़ सकते हैं त्रिभुज नियम से। यहां बिल्कुल ठीक है, OA प्लस AB, A बिंदु अंतिम बिंदु है और यहां A बिंदु प्रारंभिक बिंदु है, दोनों समान हैं, हम इन्हें जोड़ सकते हैं और इन्हें जोड़ के जो सदिश होगा वो होगा OB, यानी OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर। अब मैं यहां से अगर कहता हूं AB वेक्टर का मान निकालें, इसे हम माइनस में ले गए, यानी कि OB माइनस OA, यानी दाएं बिंदु का स्थिति सदिश माइनस बाएं बिंदु का स्थिति सदिश। यह आपको नियम ध्यान रखना है, कभी भी कोई सदिश आपको निकालना है और उनके दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश आपको पता है तो हमेशा ये बात ध्यान रखें, दाएं बिंदु का स्थिति सदिश वो पहले आएगा माइनस बाएं बिंदु का स्थिति सदिश, उससे हम ये सदिश निकाल सकते हैं। यही चीज देखिए इधर है, वेक्टर AB इज इक्वल टू OB, क्योंकि दाएं बिंदु का स्थिति सदिश माइनस OA, यानी कि बाएं बिंदु का स्थिति सदिश। क्या आता है देखिए निकल के, चलिए मैं यही कर देता हूं, OB माइनस OA माइनस के 5i माइनस के 2i माइनस के 7i प्लस के 7j माइनस के j प्लस के 6j, ये वेक्टर AB हुआ। अगर कभी भी आपको दो बिंदुओं के स्थिति सदिश पता है तो उन दोनों बिंदुओं से निरूपित सदिश वो आपको इस मेथड से निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए वेक्टर AB आया, आपसे अगर पूछा है देखिए इस क्वेश्चन में इसके अदिश घटक क्या हैं, केवल अदिश घटक, तो x अक्ष के अनुदिश अदिश घटक माइनस के 7 इकाई और y अक्ष के अनुदिश अदिश घटक 6 इकाई, ये आप देख सकते हैं। अगर आपसे पूछे सदिश घटक तो सदिश घटक माइनस के 7i x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश सदिश घटक 6j, क्योंकि सदिश में दिशा भी आएगी, अदिश में कोई दिशा नहीं आती, केवल परिमाण आता है। अब देखिए ये मैं अपनी तरफ से बताता हूं, अगर आपसे ये कहें इस सदिश का परिमाण, तो जो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया था वर्गमूल इनके घटकों के वर्गों का योगफल,
यानी -7 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 49 प्लस 36, वर्गमूल 85 इकाई। चलिए मैंने इकाई नहीं लिखा, ये इसका परिमाण हो गया। अब अगर आपसे ये बात कहते हैं AB के अनुदिश इकाई सदिश, AB के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, तो यानी कि AB के अनुदिश ये इकाई सदिश को ही प्रदर्शित करता है। इसका मतलब AB के अनुदिश इकाई सदिश यानी कि AB कैप। देखिए कैप लगाने का मतलब यही होता है किसी दिशा में इकाई सदिश क्या है, AB के अनुदिश इकाई सदिश। ये मैंने देखिए यहां लिख दिया, ये हमें निकालना है। तो इकाई सदिश आपको कैसे निकालना है, जो मैंने आपको बताई थी बात, अगर हम सदिश को उसके मापांक से भाग कर दें, किसी भी सदिश को अगर हम उसके मापांक से भाग कर दें तो उस दिशा में वो इकाई सदिश ही निकल के आएगा। यानी AB के अनुदिश इकाई सदिश वेक्टर AB बटे मॉडुलस वेक्टर AB, ये हम निकाल चुके हैं। वेक्टर AB कितना है, -7i + 6j अपॉन √85। इसे मैं बस सेपरेट करते हुए लिख देता हूं, -7i अपॉन √85 प्लस 6j अपॉन √85। AB के अनुदिश इकाई सदिश यानी AB कैप, जिसे आप कह सकते हैं, ये आपको इस तरीके से निकालना है। शायद हो सकता है अगला क्वेश्चन अगर इसी तरीके का है मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता हूं। छठा क्वेश्चन, तीनों सदिशों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए होमवर्क में करेंगे आप। सातवां क्वेश्चन, वेक्टर A के अनुदिश एक मात्रक सदिश यानी कि इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो इकाई सदिश आपको इसी तरीके से निकालना है। वेक्टर A तो आपको देखिए दिया ही है, i + j + 2k, और इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश, इसे इसके मापांक से भाग कर दें आप, और मापांक कितना आएगा, वर्गमूल 6। तो i + j + 2k बटे वर्गमूल 6, ये हो गया सदिश A के अनुदिश इकाई सदिश यानी कि A कैप। यह आपको इस तरीके से निकालना है। अब देखिए, चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर इस समय जो मैंने लिखा वो 8वां क्वेश्चन है। सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। P और Q दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए हैं त्रिविमीय ज्यामिति में। ऐसा क्वेश्चन देखिए मैं आपको अभी करवाया था जो द्विविमीय ज्यामिति का था, तब भी चलिए एक बार बता देता हूं। त्रिविमीय ज्यामिति कभी भी आपको देखिए दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, इसका मतलब यह है आपको पहले इनको स्थिति सदिश के रूप में प्रदर्शित करना है, यानी वेक्टर OP और वेक्टर OQ। OP का मतलब देखिए इनके घटक x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, z अक्ष के अनुदिश। अगर हमें इनके घटक पता है तो हम इनका स्थिति सदिश भी निरूपित कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखिए बिंदु Q का स्थिति सदिश, वो देखिए क्या आता है। हमें देखिए क्या निकालना है, वेक्टर PQ के अनुदिश मात्रक सदिश। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही बनता है, हम वेक्टर PQ कैसे निकालें। किसी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश अगर ज्ञात करना है तो ये बात ध्यान रखें, पहले वो सदिश भी पता होना चाहिए। तो वेक्टर PQ कैसे निकालें, अभी जो मैंने आपको बात बताई थी, जो नियम था, वेक्टर PQ दाएं बिंदु का स्थिति सदिश माइनस बाएं बिंदु का स्थिति सदिश, यह आपको ध्यान रखना है। दायां बिंदु माइनस बायां बिंदु, OQ माइनस OP माइनस करते हैं तो ये बचेगा देखिए 3i + 3j + 3k, यह आता है। देखिए ये वेक्टर PQ हुआ। अब मैं अगर आपसे कहता हूं वेक्टर PQ इसका परिमाण, तो वर्गमूल 9 + 9 + 9, क्योंकि 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी कि वर्गमूल के अंदर 27, और वर्गमूल 27 का मतलब 3 वर्गमूल 3। इसके गुणनखंड पॉसिबल थे इसलिए मैंने लिख दिया। अब आता है देखिए PQ के अनुदिश मात्रक सदिश, PQ के अनुदिश, इसका मतलब है अगर हम वेक्टर PQ को उसके मापांक से भाग कर दें, वेक्टर PQ
अगर हम इसके मापांक से भाग कर दें तो PQ के अनुदिश इकाई सदिश निकल के आएगा, यानी 3i प्लस 3j प्लस 3k बटे 3 वर्गमूल 3। इसमें 3 कॉमन, 3 से 3 कटेगा। मैं देखिए सीधा लिख देता हूं i प्लस j प्लस k बटे वर्गमूल 3। i प्लस j प्लस k बटे वर्गमूल 3, ये आ गया। देखिए अब देखिए मैं इसे एक मेथड से और भी लिख के दिखा रहा हूं आपको। अगर मैं इनके गुणांक अलग अलग करते हुए लिखूं 1 बटे वर्गमूल 3i, 1 बटे वर्गमूल 3j और 1 बटे वर्गमूल 3k। अगर आपसे देखिए ये कहें कि वेक्टर PQ की दिक् कोज्याएं क्या हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, एक आधे क्वेश्चन दिया है वो आपको होमवर्क नहीं देंगे। किसी सदिश की दिक् कोज्याएं निकालनी है आपको, किसी भी सदिश की दिक् कोज्याएं। तो सदिश तो देखिए आपका ये है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी दिक् कोज्याएं 3, 3, 3 है, ये दिक् कोज्याएं नहीं है। किसी सदिश के जो गुणांक होते हैं वो कभी भी दिक् कोज्याएं नहीं होती, उसके अनुदिश जो इकाई सदिश होता है उनके जो गुणांक होते हैं वो दिक् कोज्याएं होती हैं। यानी अगर आपसे ये कहें कि सदिश PQ की दिक् कोज्याएं क्या हैं, मैं यहां लिख देता हूं वेक्टर PQ की दिक् कोसाइन या दिक् कोज्याएं। बात देखिए एक ही होता है, कोसाइन भी लिख सकते हैं, कोसाइन शब्द देखिए इंग्लिश में है। सदिश PQ की दिक् कोज्याएं वो इकाई सदिश के जो गुणांक हैं, यानी 1 बटे वर्गमूल 3, 1 बटे वर्गमूल 3, 1 बटे वर्गमूल 3। आपको इन्हें ब्रैकेट में नहीं लिखना है, दिक् कोज्याएं कभी भी हम ब्रैकेट में नहीं लिखते। ये देखिए दिक् कोज्याएं हैं, ये बात ध्यान रखें, इकाई सदिश के जो गुणांक होते हैं उन्हीं को हम दिक् कोज्याएं कहते हैं, उस सदिश की दिक् कोज्याएं। देखता हूं, चलिए मैं एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने नवा भी लिखा है, दो सदिश आपको दिए हैं, आपसे क्या बोला गया है a प्लस बी के अनुदिश, जिसके भी अनुदिश कहें, आपसे देखिए क्या कहा गया है a प्लस बी के अनुदिश। यहां पे देखिए क्या कहा था PQ के अनुदिश, हमने पहले PQ वेक्टर निकाला। यहां पे क्या कहा गया है a प्लस बी के अनुदिश, हमें पहले a प्लस बी निकालना है। और a प्लस बी देखिए कैसे निकालना है, इन्हें जोड़ के 2i माइनस i, वो i हो गया, माइनस के जे प्लस के जे, चलिए वो 0j हो गया। आप चाहे लिख के दिखाएं या नहीं दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस के 2k माइनस का k प्लस का k हो गया। ये देखिए हुआ सदिश a प्लस बी। a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश, तो पहले हमें इसका परिमाण भी निकालना पड़ेगा, यानी मॉडुलस वेक्टर a प्लस वेक्टर b कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, वर्गमूल 2 इकाई। अब क्या कहा है, a प्लस बी के अनुदिश इकाई सदिश, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप चाहे भाषा लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश इकाई सदिश। इसका मतलब ये है a प्लस बी की दिशा में एक इकाई सदिश। तो इस सदिश को अगर हम इसके मापांक से भाग कर दें, यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, किसी भी सदिश को अगर हम उसके मापांक से भाग कर दें तो उस दिशा में इकाई सदिश को प्रदर्शित करेगा। i प्लस 0j प्लस k बटे वर्गमूल 2, चले मैं यहां लिख देता हूं 1 बटे वर्गमूल 2i, 0 बटे वर्गमूल 2j, तो वो 0j ही हो गया, और 1 बटे वर्गमूल 2k, 1 बटे वर्गमूल 2i प्लस 0j प्लस 1 बटे वर्गमूल 2k। ये हुआ देखिए a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश, यानी कि इकाई सदिश। अब आपसे यही पूछते a प्लस बी के अनुदिश a प्लस बी की दिक् कोज्याएं क्या हैं, 1 बटे वर्गमूल 2, 0, 1 बटे वर्गमूल 2, क्योंकि इकाई सदिश के जो भी गुणांक होते हैं वो उस सदिश की दिक् कोज्याएं होती हैं। ये देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बात, जो क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 12 दे रखा है, सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो सदिश तो आपको दिया ही है, आप इसके मापांक से इसे भाग कर दें केवल, तो इनके जो गुणांक आप लिखेंगे अलग अलग करके वो इसकी दिक् कोसाइन ही होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो मैं आपको बताता हूं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5i माइनस जे प्लस 2k, इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। देखिए एक सदिश आपको दे रखा है लेकिन इसका खुद का परिमाण 8 इकाई नहीं है। मैं निकाल सकता हूं वर्गमूल 25 प्लस 1 26 प्लस 4 30, वर्गमूल 30 इकाई है। हमें ये ऐसा सदिश निकालना है जो इसके अनुदिश हो यानी इसी की दिशा में, लेकिन उसका परिमाण 8 इकाई हो। तो कभी भी आपने देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कहें कि किसी सदिश के अनुदिश एक दूसरा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण जितने भी इकाई आपको दे रखा है, तो सबसे पहला काम हम इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालेंगे यानी कि इकाई सदिश। कैसे निकालते हैं ये बात देखिए मैंने आपको अभी बताई थी। जो भी सदिश आपको दिया है उसे अगर हम उसके मापांक से भाग कर दें, जो मैंने आपको देखिए अभी निकाल के दिखाया, वर्गमूल 5 का वर्ग यानी 25 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 यानी वर्गमूल 30। किसी सदिश के अनुदिश अगर मात्रक सदिश निकालना है तो आप उस सदिश को उसके मापांक से भाग कर दें। मैंने अलग अलग करते हुए भी लिख सकता हूं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकता हूं। मैं चलिए इन्हें अलग अलग करते हुए लिख देता हूं। 5 बटे वर्गमूल 30 आई माइनस 1 बटे वर्गमूल 30 जे प्लस 2 बटे वर्गमूल 30 के। ये हुआ किसी दिए हुए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश यानी कि इकाई सदिश ज्ञात करना। आपसे देखिए अगर यही कहते इसकी दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए तो इसकी दिक्कोज्याएं देखिए ये हो गई 5 बटे वर्गमूल 30 माइनस का 1 बटे वर्गमूल 30 2 बटे वर्गमूल 30। इकाई सदिश के जो गुणांक होते हैं हमेशा ध्यान रखें वो उस सदिश की दिक्कोज्याएं होती हैं। जो भी सदिश आपको दिया है उसकी दिक्कोज्याएं वो ये हो गई। लेकिन आपसे क्या कहा गया, इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो ये सदिश तो देखिए ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 1 इकाई है क्योंकि मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब क्या है, 1 इकाई यानी 1 इकाई परिमाण वाला सदिश, वो भी इसी दिशा में। हमें कितने परिमाण का चाहिए, 8 इकाई परिमाण का। अब मैं यहां लिख देता हूं अभीष्ट सदिश बराबर, इसका सूत्र भी आप चाहे ध्यान रख सकते हैं, परिमाण गुणा इकाई सदिश। परिमाण देखिए कितना है, 8 इकाई जो आपको दिया गया, और इकाई सदिश हमने की क्योंकि देखिए इसका परिमाण 1 इकाई, अभी सदिश का परिमाण कितना है 8 इकाई, 8 से गुणा कर दी तो इसका परिमाण कितना हो गया 8 इकाई। दिशा यही रहेगी, अनुदिश का मतलब इसी दिशा में, क्योंकि इकाई सदिश भी देखिए इसी दिशा में ही है। तो इकाई सदिश गुणा 8, इसका मतलब ये भी इसी दिशा में ही हुआ। परिमाण 8 गुना हो गया यानी कि 8 इकाई, यानी 5 बटे वर्गमूल 30 आई माइनस 1 बटे वर्गमूल 30 जे प्लस 2 बटे वर्गमूल 30 के। किसी सदिश के अनुदिश जितने भी परिमाण का आपको सदिश निकालना है, पहले आप इकाई सदिश निकालें और उसकी गुणा कर दें उतने परिमाण से, वो आपका अभीष्ट सदिश हो गया। देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 आपको दिया है उसमें आपको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों सदिश संरेख हैं अथवा नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k और दूसरा है माइनस 4i प्लस 6j माइनस के 8k। अब देखिए संरेख का मतलब क्या है, ये एक ही दिशा में हो। मैंने आपको पहले भी बताया था संरेख का मतलब एक ही दिशा में, वो ये नहीं कि एक ही रेखा में हूं, एक ही दिशा में यानी समांतर भी हो सकती है। अब दो सदिशों को अगर हमें कभी भी दिखाना है कि वो संरेख हैं तो एक मेथड तो ये है कि आप दोनों के अनुदिश इकाई सदिश निकाल के दिखा दें, वो दोनों समान आ रहे होंगे। अगर इकाई सदिश समान आ गए समझ लीजिए वो संरेख हैं यानी एक ही दिशा में हैं। और दूसरा मेथड क्या है, चलिए मैं ये भी आपको बताता हूं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको एक मेथड इसका ये बताया, दो सदिश आपको अगर संरेख प्रूव करने हैं
तो दोनों के अनुदिश आप इकाई सदिश निकाल के दिखा दें। इसके अनुदिश इकाई सदिश, इसके अनुदिश इकाई सदिश, दोनों समान आएंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वो मेथड, उसका एक और छोटा मेथड भी है, वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए पहला सदिश ये वेक्टर ए है और ये जो दूसरा सदिश है ये है वेक्टर बी। अगर हम इनका अनुपात निकालें तो वो एक अचर राशि आनी चाहिए। कैसे आएगी चलिए देखते हैं। वेक्टर ए 2i माइनस 3j प्लस 4k बटे, इसमें देखिए अगर मैं माइनस के 2, वेक्टर बी है ये, अगर मैं माइनस के 2 कॉमन लेता हूं तो ये हो गया 2i माइनस के 3j प्लस के 4k। ये देखिए पूरा केस है। उत्तर क्या आया? माइनस का 1/2। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं, वेक्टर a अपॉन वेक्टर b इक्वल टू माइनस के 1/2। और इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, देखिए अगर हम तिरछी गुणा करें तो वेक्टर b गुणा 1 इक्वल टू माइनस के वेक्टर 2a। वैसे देखिए यही प्रूफ हो गया, ये अचर राशि की अगर दो सदिशों का अनुपात एक अचर राशि निकल के आती है, इसका मतलब यही है कि वो दोनों एक ही दिशा में हैं। क्योंकि देखिए दिशा यहां पे सेम थी, तभी कैंसिल आउट हुई। दो सदिशों का अनुपात अगर एक ही अचर राशि आती है, इसका मतलब है कि वो दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं, यानी कि वो समरेख हैं। इसे मैंने दूसरी तरीके से भी लिखा नीचे, मैंने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस के 2 वेक्टर a। इसका मतलब क्या है? वेक्टर b और वेक्टर a एक ही दिशा में है, लेकिन अंतर क्या हुआ? वेक्टर b वेक्टर a के विपरीत दिशा में है क्योंकि माइनस का चिन्ह आ गया, और वेक्टर b का परिमाण वेक्टर a के परिमाण का 2 गुना है। वेक्टर b का परिमाण वेक्टर a के परिमाण का कितने गुना है? 2 गुना। और वेक्टर b वेक्टर a की दिशा में ही है, विपरीत दिशा में है क्योंकि माइनस का चिन्ह है। अगर कभी भी इस तरीके से कोई संबंध आ जाए, यानी कि दोनों वेक्टरों का अनुपात एक अचर राशि हो इस तरीके से, तो इसका मतलब यही है कि वो दोनों वेक्टर कैसे हैं आपस में? समरेख। यह आपका मेथड हुआ दो सदिशों को समरेख प्रूव करने का। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि सदिश तीनों अक्षों से OX, OY और OZ तीनों अक्षों से बराबर झुका हुआ है, यानी बराबर कोण बनाता है तीनों अक्षों से। तो हम यही काम करेंगे, कभी भी किसी सदिश का ये प्रूव करके दिखाना है कि वो तीनों अक्षों से बराबर झुका है या तीनों अक्षों से कितने कोण बनाता है, ये निकालने हैं। हमें पहले इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। देखिए मात्रक सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको निकालना आना चाहिए। किसी भी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं? देखिए मैंने आपको अभी बताया था, सदिश को अगर हम उसके मापांक से भाग कर दें, a का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस a का वर्ग, वर्गमूल 3। इसे मैं सेपरेट करते हुए लिख देता हूं, 1/√3 i प्लस 1/√3 j प्लस 1/√3 k। इस सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश ये निकल के आया। अगर हम ये कहें कि इस सदिश की दिक्कोज्यायी क्या है, वो यही हो गई। मैं यहां लिख देता हूं दिक्कोज्यायी, यानी जो भी सदिश आपको दे रखा है उसकी दिक्कोज्यायी वो ध्यान रखें तभी निकलेंगी जब आप मात्रक सदिश निकालेंगे। वो देखिए ये आती है 1/√3, 1/√3, 1/√3। यहां तक तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले, और ये मैंने आपको फिर बताई बात। लेकिन अब आप लोग ये सोचेंगे कि हमने दिक्कोज्यायी क्यों निकाली, क्योंकि हमें तो यहां पे निकाल के दिखाना है कि तीनों अक्षों से बराबर कोण बनाता है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बात बताई थी। ये जो दिक्कोज्यायी होती है ये LMN से प्रदर्शित करते हैं हम, यानी L इज इक्वल टू 1/√3, M इज इक्वल टू 1/√3, N इज इक्वल टू 1/√3, और इन्हें हम cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा भी लिखते हैं। ये दिक्कोज्यायी ही है। कोज्यायी यानी कि cos, x अक्ष से बनाया गया कोण अल्फा, y अक्ष से बनाया गया कोण बीटा, z अक्ष से बनाया गया कोण गामा।
अब आपसे कभी भी ये कहें कि कोई सदिश तीनों अक्षों से कितने कोण बनाता है, ये निकालना है आपको। ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन शायद ना हो। कोई सदिश तीनों अक्षों से कितना कोण बनाता है, तो पहले तो आप मात्रक सदिश निकालेंगे। इनके जो गुणांक हैं उन्हें आप इस तरीके से लिख के दिखाएं, क्योंकि दिक्कोज्याएं हैं। अल्फा का मान कितना हो गया, cos इनवर्स 1/√3, यानी x अक्ष से कितना कोण बनाता है, कितना, cos इनवर्स 1/√3। y अक्ष से जो बनाया गया कोण है वो भी देखिए यही निकल के आया, cos इनवर्स 1/√3। और जो z अक्ष से बनाया गया कोण है वो भी कितना हो गया, cos इनवर्स 1/√3। ये तीनों सेम है। इससे यही सिद्ध होता है कि ये जो दिया गया सदिश है वो तीनों अक्षों से बराबर कोण बनाता है, यानी तीनों अक्षों से बराबर झुका हुआ है। ध्यान रखें, इसमें कई क्वेश्चंस बन गए। कभी भी आपको तीनों अक्षों से कोण निकालने हैं, आप इस तरीके से निकाल दें। मात्रक सदिश वो आपको आ गया, दिक्कोज्याएं वो भी निकल आई, क्योंकि वो ये हो गई। यह आपका हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 14। मैंने बीच में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नहीं बताया था, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हुआ, 8वां। वहां PQ निकालना है, यहां पे कौन सा निकालना है, वेक्टर AB। जब वेक्टर AB निकल आएगा तो आपकी दिक्कोज्याएं भी निकल आएंगी, क्योंकि उसे उसके मापांक से आप भाग कर दें, वो हो जाएगा उसकी दिक्कोज्याएं। ये देखिए 13 मैंने आपको होमवर्क में दिया, 12 भी होमवर्क में ही दिया था मैंने। अब देखिए जो मैं आपको बताऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर 15, वो मैं आपको अब बताता हूं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है, शायद इसका सूत्र मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं बताया होगा, लेकिन फिर भी आप देखिए समझ जाएंगे, क्योंकि आपने ये शायद 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ रखा है। अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु, दो बिंदु देखिए आपको दिए गए हैं। आपको देखिए बिंदु अगर कभी भी शब्द लिखे हुआ है, इसका मतलब है कि वो उसका स्थिति सदिश है। आपको इसी तरीके से लिख के दिया है बिंदु, इसका मतलब है इसका स्थिति सदिश। बिंदु P का स्थिति सदिश यानी वेक्टर OP, और बिंदु Q का स्थिति सदिश वेक्टर OQ। बिंदु शब्द कभी भी लिख के आएगा, इसका मतलब है कि वो उसका स्थिति सदिश है। दो बिंदुओं की स्थिति सदिश हमें पता है, 2:1 के अनुपात में इस वेक्टर को विभाजित करने वाला बिंदु कौन सा होगा, यानी वेक्टर PQ जो होगा उसे 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले, अंतर विभाजित करने वाले बिंदु, एक यहां अलग है देखिए बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु, उसका स्थिति सदिश याद कीजिए। चलिए मैं ये मानता हूं PQ जो वेक्टर है इसे अंतर विभाजित करने वाला बिंदु वो R वेक्टर, OR सदिश हुआ, यानी R बिंदु ऐसा है जो इस PQ को 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ऐसा बिंदु जो इन दोनों को 2:1 के अनुपात में विभाजित करे। इसके लिए जो आप सूत्र पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, वही सूत्र यहां पे है। क्या सूत्र था, शायद देखिए मैं आपको बताता हूं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही चीज देखिए यहां पे है, 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजन, ये m1 और m2 हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, m1 दूसरा सदिश, पहला जो अनुपात है ध्यान रखें उसकी गुणा दूसरे सदिश से होती है, वेक्टर OQ, प्लस m2 यानी जो दूसरा अनुपात है उसकी गुणा पहले बिंदु के स्थिति सदिश से होती है, यानी m1 वेक्टर OQ प्लस m2 वेक्टर OP, m1x2 प्लस m2x1 ऐसे मान सकते हैं, अपॉन m1 प्लस m2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्या आता है। m1 यानी कि 2, OQ माइनस के I प्लस J प्लस K, m2 यानी कि 1, OP I प्लस 2J माइनस K बटे 2 प्लस 1। चलिए सॉल्व करते हैं क्या आएगा, माइनस के 2i प्लस के i, मैं सीधा लिख देता हूं माइनस के i प्लस के 2j प्लस के 2j, देखिए माइनस 2i प्लस i माइनस के i, 2j प्लस 2j वो हो गया 4j, और 2k माइनस k
प्लस के बटे के। ये हुआ बिंदु R का स्थिति सदिश, और ये R ऐसा बिंदु है जो PQ वेक्टर को 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। अब देखिए यही चीज लग रहा है 2:1 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। चलिए इसे मैंने S बिंदु मान लिया है। ये S ऐसा बिंदु है जो इसी वेक्टर को यानी PQ वेक्टर को 2:1 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो आप लोगों ने देखिए सूत्र पढ़ रखा है 10th में ही, बाह्य विभाजित में M1 इंटू OQ, पहले अनुपात की गुणा दूसरे सदिश से और दूसरे अनुपात की गुणा पहले सदिश से, बीच में केवल माइनस का चिन्ह आता है और नीचे भी क्या आता है, माइनस का चिन्ह। इन दोनों में केवल एक डिफरेंस होता है, प्लस और माइनस का। चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा। M1 यानी कि 2, OQ सदिश माइनस के I प्लस J प्लस K, माइनस M2 यानी कि 1, OP I प्लस 2J माइनस K बटे M1 माइनस M2। चलिए सॉल्व करते हैं क्या आएगा। माइनस के 2i माइनस के I माइनस के 3i प्लस के 2j माइनस के 2j। चलिए 0j हुआ, हम चाहे लिखें या ना लिखें, प्लस के 2k प्लस के k प्लस के 3k बटे 1। इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप चाहे ना भी लिखें, उत्तर तो आपका केवल यही माना जाएगा, माइनस के 3i प्लस के 3k। आप लोग चाहें तो इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लिखे लिखा। ये हुआ आपका 2:1 के अनुपात में वेक्टर PQ को बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु यानी S का स्थिरीय सदिश। अब देखिए आपको जो एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, वो चाहे मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, P और Q को मिलाने वाले बिंदु का सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए 16 क्वेश्चन में। तो मध्य बिंदु का देखिए सूत्र लिखता हूं। अगर मान लीजिए दो बिंदु P और Q हैं तो इनके मध्य बिंदु का जो स्थिरीय सदिश है OP प्लस OQ बटे 2, क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब 1:1, तो M1 का मान भी 1, M2 का मान भी 1। सूत्र क्या बन गया, OP प्लस OQ बटे 2। आप इससे सीधा निकाल सकते हैं। ये देखिए कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको 16 दिया होमवर्क में। अब देखिए जो 17 क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। चलिए ये मैं आपको और बताता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 17, ये 3 शीर्षों के स्थिरीय सदिश, इसमें क्लियर लिखिए। देखिए बात, वेक्टर A ये 3 पहला शीर्ष है। चलिए मैं इसे शीर्ष A मानता हूं, इसका मतलब हो गया ये वेक्टर OA। मैंने आगे लिख दिया ये पहला शीर्ष, चलिए A है। दूसरा शीर्ष को अगर मैं B मानता हूं तो ये हो गया वेक्टर OB, और तीसरे शीर्ष को अगर मैं C मानता हूं तो ये हो गया वेक्टर OC। ये बात देखिए इन्होंने क्लियर लिखी है इस सवाल की लैंग्वेज में। दर्शाइए कि बिंदु A, B और C जिनके स्थिरीय सदिश क्रम से, ये देखिए पहले शीर्ष का स्थिरीय सदिश है यानी कि A का स्थिरीय सदिश। इसे OA भी लिख सकते थे, ये इन्होंने यह स्मॉल a से प्रदर्शित कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है। B वेक्टर और OB वेक्टर एक ही बात हो गई, C वेक्टर और OC वेक्टर एक ही बात है। ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, यानी इन तीनों से एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ये इनके शीर्ष हैं, देखिए भुजाएं नहीं है। अगर मैं कहूं इनकी हम भुजाएं निकालें, वेक्टर AB, दूसरी भुजा वेक्टर BC, ये हमें नहीं पता। ये है इनकी तीनों की भुजाएं, ये शीर्ष है केवल, ये शीर्षों के स्थिरीय सदिश, और ये ऐसे वेक्टर हैं जो इनकी भुजाएं प्रदर्शित करेंगे। ये पहली भुजा हो गई त्रिभुज की, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। कैसे निकालेंगे, AB OB माइनस OA, दाएं बिंदु का स्थिरीय सदिश माइनस बाएं बिंदु का स्थिरीय सदिश, BC OC माइनस OB और CA OA माइनस OC। क्या आएगा, चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए AB OB माइनस OA, तो 2 माइनस 3 माइनस के I माइनस के J प्लस के 4J प्लस के 3J और K प्लस, यह आ जाए प्लस के 5K।
ये आपकी पहली भुजा माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k, BC OC माइनस OB, तो माइनस के आई माइनस के 2j माइनस के 6k, और CA वेक्टर OA माइनस OC, ये कितना हो गया देखिए 2i माइनस के j, क्योंकि माइनस के 4j प्लस के 3j माइनस के j, और माइनस के 4k प्लस के 5k प्लस के k, ये देखिए तीनों भुजाएं हुई। अब इससे भी देखिए ये बात क्लियर नहीं होती कि ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं। अगर हम तीनों के मापांक निकालें, देखिए पहली भुजा का मापांक, यह आएगा आपका दूसरी भुजा का मापांक, और यह आएगा देखिए तीसरी भुजा का मापांक। कितना आएगा वर्गमूल के अंदर, चलिए मैं लिख देता हूं 1 प्लस 9 10 प्लस 25 वर्गमूल 35 इकाई। दूसरी भुजा का मापांक वर्गमूल के अंदर 1 प्लस 4 5 प्लस 36 वर्गमूल 41 इकाई, और तीसरी भुजा का मापांक 4 और 1 5 और 1 6। हमने तीनों भुजाओं की लंबाई भी निकाली। अगर ये तीनों भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करती हैं यानी संतुष्ट करती हैं, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। सबसे बड़ी भुजा देखिए ये है मॉडुलस के वेक्टर BC का वर्ग। अगर छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या आता है देखिए, वर्गमूल 41 का वर्ग 41, वर्गमूल 35 का वर्ग 35, और वर्गमूल 6 का वर्ग 6। 41 इक्वल टू 41। इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर आपको देखिए बिंदु दे रखे हैं तो पहले आपको भुजाएं निकालनी है, फिर उनके मापांक, तब पाइथागोरस प्रमेय प्रूव करें। और ये सीधी भुजाएं नहीं होती तो सीधे मापांक ही निकालते हम। ये तीनों भुजाएं नहीं है, अगर ये भुजाएं होती तो मैं सीधे इनके मापांक ही निकालता। ये शीर्ष हैं, पहले हमें भुजाएं निकालनी पड़ी, फिर उनके मापांक, तब ये प्रूव किया देखिए ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये देखिए वेक्टर का त्रिभुज नियम जो मैं आपको समझा चुका हूं, वो आप खुद करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए आपको देता हूं होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 19, यदि a और b दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर a, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने आज ही बताई, क्योंकि दो सदिशों का अनुपात अगर एक अचर राशि है तो वो संरेख होते हैं। वेक्टर a इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर b, हो भी सकता है वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, क्योंकि वो संरेख होंगे, माइनस वेक्टर b तो भी संरेख होंगे। c वेक्टर a और वेक्टर b के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, बिल्कुल गलत, समानुपात में होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था उनका अनुपात होगा वो बिल्कुल समान होगा। वेक्टर a और वेक्टर b के जो क्रमागत घटक होंगे वो समान अनुपात में होते हैं। और चौथा, दोनों सदिश की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है, बिल्कुल ठीक है, संरेख की कंडीशन यही होती है। देखिए सी ऑप्शन जो है मैं आपको फिर बता देता हूं। अगर दो सदिश मान लीजिए ये आपको दे रखे हैं, पहला सदिश है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और दूसरा सदिश है a2i प्लस b2j प्लस c2k। अगर ये संरेख हैं तो इनके जो घटक होंगे वो समान अनुपात में होते हैं, क्योंकि पहला सदिश बटे दूसरा सदिश एक अचर राशि होती है। ये तभी पॉसिबल है जब इनके घटक समान अनुपात में हों, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पहचान है देखिए संरेख की। और समान की पहचान, ये इक्वल होंगे, a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2, c1 इज इक्वल टू c2। ये अंतर है, समान में बराबर होती हैं, संरेख में समान अनुपात में होती हैं। तो चलिए ये प्रश्नावली मैंने आपको कंप्लीट कराई, यानी कि 10.2। इसकी जो अगली प्रश्नावली होगी वो है दो सदिशों का अदिश गुणन यानी कि डॉट गुणन, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।